नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास एक स्रोत है जो प्रेम और आकर्षण पर आप कह सकते हैं एक बिल्कुल अलग, शायद थोड़ा चौंकाने वाला नजरिया पेश करता है। हाँ बिल्कुल, ये उन आम सलाहों से एकदम हटकर है जो हम अक्सर सुनते रहते हैं। सही कहा। ये जानकारी दरअसल एक पॉडकास्ट के अंश से है जिसका टाइटल है स्त्री खुद तड़पकर तुम्हारे पास आएगी, ओशो का प्रेम रहस्य। अब देखिए, टाइटल ही अपने आप में कितना ध्यान खींचने वाला है। हाँ बिल्कुल। और इसके पीछे जो दर्शन है वो वाकई पारंपरिक सोच को चैलेंज करता है। ये सिर्फ टिप्स या ट्रिक्स की बात नहीं है। नहीं, ये किसी गहरी आंतरिक अवस्था की बात कर रहा है। हाँ, ये स्रोत पूरी तरह से ओशो के दर्शन पर आधारित लगता है। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि किसी को आकर्षित करने के लिए बाहरी कोशिशें, जैसे किसी का पीछा करना या उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करना, वो शायद उतनी असरदार नहीं है जितना कि अपनी अंदरूनी शांति, अपनी स्थिरता और एक तरह की पूर्णता को डेवलप करना। सही। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत में जो ओशो का प्रेम और आकर्षण का रहस्य बताया गया है उसे थोड़ा खोलें, उसे गहराई से समझें। बिल्कुल, और देखें कि ये हमारे रिश्तों को देखने के तरीके को कैसे बदल सकता है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये स्रोत कोई टेक्निक या बाहरी एक्शन की बात नहीं कर रहा। नहीं, ये पूरी तरह से व्यक्ति की आंतरिक दुनिया, उसकी एनर्जी, उसकी होने की अवस्था है ना, उस पर फोकस्ड है। बिल्कुल, ये बाहर से अंदर नहीं बल्कि अंदर से बाहर काम करने का सुझाव है एक तरह से। चलिए तो फिर सीधे स्रोत के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट से ही शुरू करते हैं। इसमें ओशो के हवाले से कहा गया है, स्त्री को पाने की कोशिश मत करो। आंत इतनी स्थिर है कि वो खुद खींचकर तुम्हारे पास आए। ये सुनते ही मतलब पहला सवाल तो यही आता है, क्या सच में? ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। सही कहा आपने। ये सीधे सीधे उस आम धारणा को चोट करता है कि भाई कुछ पाना है, चाहे रिश्ता हो या कुछ और, तो मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, है ना? हाँ, एक्टिव प्रयास तो चाहिए ही। हाँ, प्लानिंग, कोशिश लगना पड़ता है। हम सोचते हैं कि हमें कुछ करना होगा, पर यह स्रोत कह रहा है रुको, कोशिश मत करो, बस अपनी आंतरिक स्थिति बदलो। अब यहाँ कोशिश न करने का मतलब ये नहीं कि बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ। अच्छा। नहीं, इसका मतलब है प्रयास की दिशा बदलो, बाहर की दुनिया से हटाकर अपने अंदर ले आओ, फोकस अंदर करो। तो ये ऊर्जा जिसकी बात हो रही है बार बार, ये है क्या असल में? स्रोत कहता है कि जब कोई किसी को पाने की कोशिश करता है तो उसकी ऊर्जा मांगने वाली बन जाती है। ये मांगने वाली ऊर्जा थोड़ा और समझाएंगे। हाँ, देखिए, स्रोत के हिसाब से जब हम किसी चीज या इंसान के पीछे भागते हैं तो हमारी ऊर्जा में ना एक तरह की कमी, एक अधूरापन, एक जरूरत का भाव वो झलकता है। अच्छा। जैसे डेस्परेशन। हाँ बिल्कुल, डेस्परेशन कह लीजिए या नीडीनेस। और ये ऊर्जा मतलब सामने वाले को अवचेतन रूप से महसूस होती है। हाँ। और स्रोत का तर्क है कि ये आकर्षक नहीं होती, उल्टे दूर भगा सकती है। हाँ, विकर्षक हो सकती है। इसके उलट जब कोई इंसान अपने आप में पूरा महसूस करता है, संतुष्ट है, शांत है, स्थिर है, तो उसकी ऊर्जा अलग होती है। वो देने वाली होती है, मांगने वाली नहीं। इसे आप ऐसे समझें, एक शांत झील की तरह है वो ऊर्जा, जबकि मांगने वाली ऊर्जा एक बेचैन समंदर जैसी है। और स्रोत ये भी कहता है, प्रेम तो खिलता है जब तुम पूर्ण होते हो। ये बहुत बहुत गहरी बात लग रही है। हाँ, मतलब आकर्षण का सोर्स दूसरा इंसान नहीं बल्कि हमारी अपनी अंदरूनी पूर्णता है। क्या ये बाहरी दुनिया पर हमारी निर्भरता कम करने की बात है? बिल्कुल बिल्कुल। ये विचार व्यक्ति को बाहरी वैलिडेशन से, आप कह सकते हैं, मुक्त करने की दिशा में एक कदम है। अच्छा। स्रोत का इशारा है कि जब हम अंदर से खाली महसूस करते हैं तभी हम बाहर से उसे भरने की कोशिश करते हैं। दूसरों से प्रेम, मान्यता, ध्यान वो मांगते हैं। लेकिन जब हम खुद में पूरे होते हैं, अपने अकेलेपन में भी खुश रहते हैं, तब हमें बाहर से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। और स्रोत के अनुसार यही आंतरिक पूर्णता, यही सेल्फ सफिशिएंसी एक जबरदस्त आकर्षण पैदा करती है। इसी से जुड़ा हुआ है वो आंतरिक स्थिरता के आकर्षण वाला आइडिया। स्रोत कहता है कि एक पुरुष जो भीतर से संपूर्ण है, जो अकेले भी आनंदित है, वो किसी स्त्री के लिए चुंबक बन जाता है। ये चुंबक बनने वाली बात थोड़ी और हाँ, दिलचस्प है ये। स्रोत इसे सीधे सीधे डिफाइन तो नहीं करता, लेकिन इशारा करता है कि ये स्थिरता और शांति से जुड़ा है। ओके। जब कोई व्यक्ति अंदर से स्थिर और शांत होता है ना, तो उसके आसपास एक
एक सुकून का माहौल बनता है और लोग स्वाभाविक रूप से ऐसी जगह या ऐसे इंसान की ओर खिंचते हैं जहां उन्हें शांति महसूस होती है। हाँ, ये तो होता है। ये कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्स है। स्रोत के मुताबिक ये स्थिरता एक गहरे लेवल का भरोसा दिलाती है, जो शायद थोड़े समय की जोश या बाहरी चमक दमक से ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा आकर्षक होता है। यहाँ पर स्रोत ओशो के एक और कोट का जिक्र करता है जो मुझे बहुत जरूरी लगा। जो पुरुष खुद में स्थिर है वो स्त्री को सुरक्षा नहीं, शांति देता है। और हर स्त्री की गहराई में यही खोज है, शांति। ये सुरक्षा बनाम शांति का जो फर्क है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर तो हम सुरक्षा को ही पहली जरूरत मानते हैं रिश्तों में। हाँ, और यहीं पर स्रोत पारंपरिक सोच को आप कह सकते हैं पलट देता है। सही। पारंपरिक रूप से हम मानते हैं कि खासकर स्त्रियां रिश्तों में सुरक्षा ढूंढती हैं, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल। बिल्कुल। और ये गलत नहीं है, सुरक्षा जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत ओशो के हवाले से तर्क देता है कि सुरक्षा से भी गहरी एक ज्यादा फंडामेंटल चाहत शांति की है। अच्छा। देखिए, सुरक्षा बाहरी हालात पर निर्भर हो सकती है, पैसा, ताकत, सोशल स्टेटस, ये सब बदल सकता है। हाँ, ये तो है। लेकिन शांति एक अंदरूनी गुण है। एक ऐसा साथी जो खुद अंदर से शांत और स्थिर है, वो रिश्ते में एक ऐसी स्टेबिलिटी लाता है जो बाहरी उतार चढ़ाव से ज्यादा प्रभावित नहीं होती। स्रोत का इशारा है कि ये आंतरिक शांति ही असली गहरा आकर्षण है, क्योंकि ये आत्मा के लेवल पर सुकून देती है। तो अगर ये आंतरिक शांति और स्थिरता इतनी जरूरी है, तो सवाल ये है कि इसे पाएं कैसे? यहीं पे स्रोत करने बनाम होने के विचार पर जोर देता है। ये थोड़ा समझाएंगे? बिल्कुल। ये इस पूरे दर्शन का कह सकते हैं सार है। हमारी पूरी कंडीशनिंग कुछ करने पर टिकी होती है। हाँ। रिश्ते बनाने हैं तो कॉल करो, मैसेज करो, गिफ्ट दो, डेट पर ले जाओ, सब एक्शन है, सब करना है। सही। आकर्षण बढ़ाना है, जिम जाओ, अच्छे कपड़े पहनो, सफल बनो, ये भी करना है। स्रोत इन सब को नकार नहीं रहा, लेकिन कह रहा है कि ये बाहरी चीजें सेकेंडरी हैं। असली चीज है आपका होना, बीइंग, आपकी आंतरिक अवस्था। स्रोत कहता है प्रेम में भागो मत, सिर्फ अपने भीतर का प्रेम जगाओ। इसके लिए स्रोत ने एक बहुत सुंदर मेटाफर इस्तेमाल किया है। जैसे फूल खुशबू देता है, वैसे ही तुम्हारी उपस्थिति आकर्षण बन जाएगी। हाँ। फूल खुशबू देने के लिए कोई मेहनत नहीं करता, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाता, वो तो उसका स्वभाव है, उसका होना है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें बस अपने अंदरूनी विकास पर ध्यान देना चाहिए और बाकी सब अपने आप हो जाएगा? स्रोत का तर्क तो यही है। फूल खिलता है और उसकी खुशबू मधुमक्खियों को खींच लाती है। फूल मधुमक्खियों के पीछे नहीं भागता। इसी तरह जो व्यक्ति आंतरिक रूप से खिलता है, शांत बनता है, प्रेमपूर्ण बनता है, जागरूक बनता है, तो उसका आकर्षण स्वाभाविक रूप से बाहर आता है। स्रोत सीधे कहता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ होने की जरूरत है। अच्छा। अब सवाल है ये होना सधेगा कैसे? तो स्रोत यहाँ ध्यान, जागरूकता, सेल्फ एक्सेप्टेंस जैसे जो आंतरिक अभ्यास हैं उनकी ओर इशारा करता है। ये बाहरी दुनिया में कुछ करने के बजाय अपने भीतर की दुनिया पर काम करना है। ये एक धीमी प्रक्रिया लगती है। हाँ, धीमी हो सकती है, धैर्य वाली प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन स्रोत के अनुसार यही स्थायी और ऑथेंटिक आकर्षण का आधार है। ये होना और करना का फर्क ये बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि फोकस पूरी तरह से बाहरी नतीजों से हटकर अंदरूनी प्रक्रिया पर आ जाता है। हाँ, और ये बहुत लिबरेटिंग हो सकता है, मतलब मुक्तिदायक। जब हमारा ध्यान करने पर होता है तो हम नतीजों से बंधे होते हैं। क्या वो मुझे पसंद करेगी, क्या रिश्ता बनेगा, इसमें रिजेक्शन का डर, फेलियर का स्ट्रेस, ये सब होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब ध्यान होने पर होता है, यानी खुद को बेहतर, शांत, प्रेमपूर्ण बनाने पर, तो प्रोसेस ही रिवॉर्ड बन जाती है। अच्छा। बाहरी नतीजा चाहे जो भी हो, आप अंदर से तो ग्रो कर ही रहे हैं। आकर्षण एक पॉसिबल बाय प्रोडक्ट बन जाता है, मेन गोल नहीं। तो इस आंतरिक काम का, इस होने की अवस्था को साधने का अंतिम परिणाम क्या बताया गया है स्रोत में? निष्कर्ष तो काफी नाटकीय सा लगता है। हाँ, निष्कर्ष बहुत शक्तिशाली है और बोल्ड भी है। जिस दिन तुम भीतर से शांत, प्रसन्न और जागरूक हो जाओगे, स्त्री खुद तड़प कर तुम्हारे पास आएगी, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही प्रेम बन जाएगा। ये वाक्य बहुत मायने रखता है। तुम्हारा अस्तित्व ही प्रेम बन जाएगा। तुम्हारा अस्तित्व ही प्रेम बन जाएगा। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये सिर्फ प्रेम महसूस करने या प्रेम करने से अलग कैसे है? ये एक अवस्था की बात है, एक्शन की नहीं।
देखिए, प्रेम महसूस करना या करना ये अक्सर किसी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर होता है ना। हाँ। लेकिन जब किसी का अस्तित्व ही प्रेम बन जाता है तो प्रेम उसका स्वभाव बन जाता है। वो किसी कंडीशन पर निर्भर नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है, जो भी करता है, उसमें एक प्रेम की ऊर्जा होती है। अच्छा। ये सिर्फ रोमांटिक प्रेम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति, हर किसी के प्रति एक करुणा, एक एक्सेप्टेंस का भाव है। स्रोत का तर्क है कि यही अवस्था, यही ऑथेंटिक और बिना शर्त वाली प्रेमपूर्ण उपस्थिति दूसरों के लिए और खासकर रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में बहुत चुंबकीय होती है। ये एक ऐसी पूर्णता और शांति दिखाती है जिसकी तलाश शायद हर किसी को गहराई में होती है। ये तो हुई स्रोत की बात। अब अगर हम इसे थोड़ा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये नजरिया हमारे समाज में जो आकर्षण और रिश्तों को लेकर पारंपरिक धारणाएं हैं, उन्हें कैसे चुनौती देता है? ये कई लेवल्स पर चुनौती देता है। पहला और सबसे साफ, ये पीछा करने या गेम खेलने की पूरी संस्कृति को खारिज करता है। हाँ, जो डेटिंग वर्ल्ड में बहुत कॉमन है। बिल्कुल, जिसे अक्सर बढ़ावा दिया जाता है। ये बताता है कि ये सब रणनीतियां सतही हैं और शायद गहरे सच्चे संबंध बनाने में रुकावट डालती हैं। दूसरा, ये आकर्षण का जो पावर बैलेंस है उसे बदलता है। पारंपरिक मॉडल में अक्सर लगता है कि आकर्षण दूसरे व्यक्ति के हाथ में है, वो आपको चुनेगा या नहीं। सही। लेकिन ये स्रोत कहता है कि असली शक्ति आपके अंदर है। आपका आकर्षण आपकी आंतरिक अवस्था पर निर्भर करता है, न कि किसी और की मर्जी पर। और व्यक्तिगत विकास के लिहाज से इसके क्या मायने हैं? क्या ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों पर ही लागू होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके मायने बहुत व्यापक हैं। ये व्यक्ति को बाहरी वैलिडेशन की जो रेस है ना, उससे बाहर निकलने में मदद कर सकता है। अच्छा। जब हमारा सेल्फ वर्थ इस बात पर निर्भर नहीं रहता कि कोई हमें पसंद करता है या नहीं, तो हम ज्यादा आजाद और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। लक्ष्य अब किसी को पाना नहीं रह जाता, बल्कि स्वयं को बनाना बन जाता है। ज्यादा शांत, ज्यादा जागरूक, ज्यादा प्रेमपूर्ण, ज्यादा पूर्ण। ये तो सेल्फ ग्रोथ का रास्ता बन गया। हाँ, ये आत्मविकास का एक गहरा मार्ग बन जाता है। और जैसा हमने पहले बात की, जब आंतरिक अवस्था बदलती है तो ये नहीं सिर्फ रोमांटिक रिश्तों पर, बल्कि हमारे सभी रिश्तों पर, परिवार, दोस्त, सहकर्मी और जीवन के प्रति हमारे पूरे रवैये पर पॉजिटिव असर डाल सकता है। सही है। ये बाहरी परिस्थितियों पर सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय अपनी आंतरिक शांति से एक्ट करने की क्षमता विकसित करने के बारे में है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से जो मुख्य सीख निकलती है वो ये है कि सच्चा और गहरा आकर्षण बाहरी तकनीकों, दिखावे या किसी के पीछे भागने से नहीं आता। नहीं, ये एक आंतरिक अवस्था का रिफ्लेक्शन है। शांति, स्थिरता, जागरूकता और खुद में पूर्ण होने का भाव। ये एक तरह से अंदर से बाहर वाला अप्रोच है। बिल्कुल। ये क्रांतिकारी विचार हो सकता है उन लोगों के लिए जो हमेशा बाहरी समाधान ढूंढते रहे हैं। ये स्रोत हमें अपनी ऊर्जा और ध्यान को अंदर की तरफ मोड़ने का सुझाव देता है। ये विश्वास दिलाते हुए कि आंतरिक परिवर्तन बाहरी वास्तविकता को बदल सकता है। ये धीमा रास्ता लग सकता है, पर स्रोत के अनुसार यही सबसे टिकाऊ और प्रामाणिक रास्ता है। चलिए, तो इस चर्चा के आखिर में श्रोताओं के लिए एक गहरा सवाल छोड़ते हैं जो स्रोत की उस अंतिम पंक्ति से जुड़ा है, तुम्हारा अस्तित्व ही प्रेम बन जाएगा। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है, किसी के अस्तित्व का ही प्रेम बन जाने का वास्तविक अनुभव कैसा होगा? इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? और अगर कोई व्यक्ति वाकई अपनी आंतरिक शांति, स्थिरता और जागरूकता पर काम करता है, जैसा कि ये स्रोत सुझाता है, तो ये न केवल उसके रोमांटिक जीवन को, बल्कि उसके जीवन के हर पहलू को, उसके काम को, उसकी क्रिएटिविटी को, दुनिया के साथ उसके संबंध को कैसे प्रभावित कर सकता है। हाँ, क्या आंतरिक शांति वाकई हमारे हर इंटरैक्शन की क्वालिटी बदल सकती है? बिल्कुल। क्या ये संभव है? इस पर सोचा जा सकता है। ये सवाल हमें अपने अंदर झांकने और अपने रिश्तों को शायद एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करते हैं। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।